कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बता दीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जीव जनन कैसे करते हैं। इस पर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे और जितने भी आपके छोटे मोटे क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन सभी क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूज़फुल होने वाला है। अब मैं तो ना बताऊंगा कितना इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ही जानो। चैप्टर है हमारा जीव जनन कैसे करते हैं, बायोलॉजी का चैप्टर 3। यहां पे एक वर्ड आता है जीव। जीव कैसा होता है? सजीव होता है। सजीव किसको बोलते हैं? जिसमें ग्रोथ होती है, जिसमें श्वसन होता है, जिसमें रेस्पायरेशन होता है, जिसमें डाइजेशन होता है, पाचन होता है, जिसमें ग्रोथ होती है, जिसमें वृद्धि होती है, उसको हम बोलते हैं वो सजीव होते हैं। जनन क्या होता है? जनन जनन मतलब कि अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता जनन कहलाती है, जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। अभी बहुविकल्पी पर भी चलेंगे। जनन कितने प्रकार का होता है? दो। पहला हो गया आपका लैंगिक जनन। इसमें लैंगिक अंगों की आवश्यकता होती है, इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। और दूसरा क्या हो गया? वो हो गया अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होता है कि इसमें लैंगिक अंगों की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसमें नर और मादा एक में ही होते हैं। एग्जाम्पल हो गया पैरामीशियम हाइड्रा और युगलिना अमीबा, ये सब जो है इनके अंदर अलैंगिक जनन होता है। जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, शेर, इन सभी में कैसा जनन होता है? इन सभी में लैंगिक जनन होता है। जैसे शेर है तो शेरनी ढूंढेगा, है ना। कुत्ता है तो बिल्ली है, तो मनुष्य है तो मनुष्यों की शादी होती है, आप लोगों को पता ही है ना। सब लोग जाते हैं, फिर वहाँ पे खूब खाना वाना खाते हैं मिल के, है ना। शादी में क्या ही होता है बताओ? शादी में तुम कितनी शादियां अटेंड किए हो जिसमें तुम जो है दूल्हा और दुल्हन को गौर से देखे हो? बस ये देखने गए थे खाना कैसा बना है ना। तो सभी लोग खाना खाने के लिए जाते हैं, है ना। और मुझे भी तो खैर, मुझे शादियों का खाना और ही पसंद है, लेकिन अब कम खाता हूं मैं। चलिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा अलिंगी जनन। क्या बोल रहा है कि मुकुलन, ठीक है। मुकुलन द्वारा, क्वेश्चन गौर से सुनना, कि मुकुलन द्वारा अलिंगी जनन निम्नलिखित में से किस जंतु में होता है? मुकुलन किस में होता है? फर्स्ट ऑप्शन है मेढक। मेढक में मुकुलन होता है क्या? नहीं। फिर अमीबा, अमीबा में केचुआ। फोर्थ ऑप्शन हाइड्रा। आप अपने से सोच के बताइए क्या होगा। मुकुलन द्वारा जनन किस में हो रहा है? तो वो हो रहा है हाइड्रा। मुकुलन एक प्रकार का कैसा जनन है? तो वो है अलैंगिक जनन। कैसा जनन है? अलैंगिक जनन है। सेकंड क्वेश्चन है कि बताइए निषेचन के बाद फल में बदलता है। क्या होता है कि निषेचन के बाद फल में बदलता है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये क्या है? स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये क्या है? ओवरी। इस ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल, जिसको बोलते हैं बीजांड। बीजांड में एक अंड कोशिका है, दो सहायक कोशिका हैं, बीच में दो ध्रुवी केंद्रक हैं। क्या है? दो ध्रुवी केंद्रक, लेकिन कोशिका एक। ऊपर वाली क्या है? ऊपर वाली तीन कोशिकाएं हैं जिनको बोलते हैं प्रतिमुख कोशिका, एंटीपोडल सेल। नर युग्मक यहां पर आया, ये जनन केंद्रक था नर युग्मक का, ये वर्धी केंद्रक आया, जो है पॉलन ट्यूब बनाया। क्या बनाया? पॉलन ट्यूब, जिसको बोलते हैं पराग नलिका। कौन बनाया? तो वो बनाया वर्धी केंद्रक पहुंचा है, समझो यहां तक, ठीक है। जब यहां पे नर युग्मक आया, ये क्या है? ये है नर युग्मक। समझना कि जो ये नर युग्मक है, जब ये पराग नली में आता है तो ये नर युग्मक दो नर युग्मक में बदल जाता है। एक ही नर युग्मक होता है, लेकिन यहां पर दो नर युग्मक बन जाते हैं। एक नर युग्मक इस अंड कोशिका से फ्यूज करता है, फल बनाता है बीजांड के अंदर, और दूसरा नर युग्मक भ्रूण पोष का निर्माण करता है।
एंडोस्पर्म का, किससे मिलकर के? प्रतिमुख, वो सॉरी, ध्रुवीय कोशिका से मिलकर के। तो हमारा क्वेश्चन है कि निषेचन के बाद फल में बदलता है। जब यहां पर आया, ये बीजांड से मिला कौन? नर युग्मक, तो उसी घटना को बोलते हैं निषेचन। निषेचन की क्रिया यहां पर हो रही है। जो यहां परागकण उड़ के आया है, इस घटना को यहां पर बोलेंगे परागण। समझना। अब इसके बाद इस घटना को क्या बोलते हैं? कौन फल में परिवर्तित होता है? ऑप्शन है बाह्य दल, सेकंड है पुंकेसर, तीसरा है अंडाशय, चौथा है बीजांडासन, बीजांड का जो आसन है ना, और ये तीसरा क्या है? वो है अंडाशय। तो जो फल में परिवर्तित होता है बीजांड, जो निषेचन के बाद जो फल बनता है ना, वो बनाता है अंडाशय। कौन किसमें परिवर्तित होता है? फल में कौन परिवर्तित होता है? तो वो परिवर्तित होता है अंडाशय, जिसको बोलते हैं ओवरी। ऊपर वाले को हमने क्या बोला? लिख लेना, स्टिग्मा, एंड सेकंड वाले को स्टाइल, एंड नीचे इसको ओवरी। बताओ है बिल्कुल सिंपल कि नहीं? है सिंपल कि नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, सभी लोग बताओ। देखते बहुत लोग हो, कमेंट कोई भी नहीं करता है ना। सुन भी लिए, आलसी हो गए हो तुम लोग। देखो क्वेश्चन फिर पूछ लिया है कि पराग नली में नर युग्मक की संख्या कितनी होती है। देखो ये है पराग नली, इस पराग नली में कितने नर युग्मक हैं? एक तो है नहीं, दो नर युग्मक हैं। ऑप्शन है 1 2 3 4। कौन सा राइट आंसर है? दो नर युग्मक। फिर देखो, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है? किसमें? तो पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन किसमें होता है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलते हैं कायिक प्रवर्धन को। तो पत्तियों द्वारा किसमें होता है? कायिक प्रवर्धन क्या होता है कि पौधे के किसी कायिक अंग से, पौधे के किसी कायिक अंग जैसे जड़, तना और पत्ती से जब नए पौधे का निर्माण कर दिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं, किस विधि से किया जाता है? कायिक प्रवर्धन विधि से। तो पत्तियों द्वारा, कि कोई पत्ती लेके आया, उसको गाड़ा, नया पौधा बन गया। ओ भाई कितनी अच्छी बात है। तुम आम की पत्ती लेके आए, उसको गाड़ दिए, नया आम का पौधा तैयार हो गया। आम में ऐसा नहीं होता है। किस पौधे में होता है? वही तो पूछ रहा है आपसे। चार ऑप्शन है, पुदीना में होता है क्या, फिर आलू में, ब्रायोफिल्लम में, सभी में। आलू में क्या पत्ती से आलू का पौधा उगाता है? पुदीना इसे उगाता है। तो जो ब्रायोफिल्लम होता है, क्या? ब्रायोफिल्लम, याद रखना, ब्रायोफिल्लम में पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरा अवस्था के दौरान केंद्रक में किसका जालक होता है? इंटरफेज जिसको बोलते हैं। अंतरावस्था के दौरान केंद्रक में किसका जालक होता है? यह कोशिका से सवाल पूछ लिया। यह है हमारी कोशिका। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। उन्होंने अपनी किताब माइकोग्राफिया में इसको लिखा था। इसके अंदर है केंद्रक। केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। यहाँ पर अपने माइट्रोकांडिया टहल रहा है, यहाँ पे गोल्गी बॉडीज टहल रहा है, यहाँ पे ईआर टहल रहा है ना, इधर लाइसोसोम भी टहल रहा है, इधर साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य है। पूछ रहा है इस केंद्रक के अंदर छोटी सी होती है केंद्रिका, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, कि एक अंतरा अवस्था के दौरान जब सेल का डिवीजन हो रहा होता है, उसके दौरान जो केंद्रक में किसका जालक विकसित होता है, केंद्रक के अंदर किसका जाल बना होता है, उस जाल को पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके पास हिस्टोन का, आरएनए का, गुणसूत्रों का, क्रोमैटिन धागे का। तो अंतरावस्था के दौरान जो जालक बना होता है वो होता है आपके क्रोमैटिन धागे का। किसका? क्रोमैटिन धागे का। जब सेल डिवीजन बिल्कुल करीब होता है अंतिम अवस्था में, वहीं पर ये क्रोमैटिन आपस में जुड़ करके ऐसी संरचना बना लेते हैं। इनको बोलते हैं क्रोमैटिड्स। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड्स। फिर ये दो क्रोमैटिड्स जब आपस में मिल जाते हैं तो ये बना लेते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? तो नाम
वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने इनका नाम रखा था, बोला था इनको गुणसूत्र। ये है क्रोमैटिड, क्रोमोसोम। इसी क्रोमोसोम किससे मिलकर के बना होता है? तो ये मिलकर के बना होता है डीएनए। डीएनए को फैलाओगे तो ये डीएनए बनने लगा। ये देखो, डीएनए का यहां से पूछा जाएगा, डीएनए का द्विकुंडलनी मॉडल किसने दिया? तो डीएनए का द्विकुंडलनी मॉडल वाटसन और क्रिक नामक दो वैज्ञानिक ने दिया। उन्होंने बताया कि एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण स्वतः हो जाता है। डीएनए में रेप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है, डीएनए में स्वतः द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, फिर क्या है, डीएनए के एक खंड को, एक भाग को अपन लोग जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन। और जीन की खोज जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इस पूरे डीएनए खंड में कई जीन होते हैं, तो इसलिए इस पूरे डीएनए खंड को जीनोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीनोम। तो जीन और जीनोम में भ्रमित मत होना। क्वेश्चन है, कायिक प्रवर्धन संभव है? मैंने आपको बताया कायिक प्रवर्धन किससे किससे होता है, याद रखना, जड़, तना, पत्ती से, है ना। ये पौधे के कायिक अंग होते हैं, जड़, तना और पत्ती। क्वेश्चन है आपसे कि कायिक प्रवर्धन संभव है जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, उपरोक्त में से किसी भी के द्वारा? तो सही है, उपर्युक्त में से किसी भी के द्वारा कायिक प्रवर्धन संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? क्या पूछ रहा है कि बताइए, मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन। आपको बता दूं कि यदि आप जीव जनन कैसे करते हैं, इस चैप्टर का आप वन शॉर्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो YouTube पर वन शॉर्ट वीडियो अपलोड है, वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। आप जाइए, प्लेलिस्ट को चेक करिए और वहां पर उन सभी वीडियोस को देखिए जिन वीडियोस से आप वंचित रह गए हैं। और क्लास 10th साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए प्लेलिस्ट पर उनके भी वीडियो अपलोड है, तो वहां पर जा करके आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिए और अच्छे तरीके से पढ़िए। और मैं एक वादा के साथ कहता हूं कि मैं जितना पढ़ाता हूं उतना एक बार में आप सभी को समझ में आएगा, पक्का 100% मैं वादा कर रहा हूं। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है? फर्स्ट, अमीबा में। अमीबा में मुकुलन होता है क्या? अमीबा में विखंडन होता है ना। फिर स्पाइरोगाइरा में, फिर ईस्ट में, ब्रायोफिल्लम में। तो जो मुकुलन, जिसमें मुकुल निकलते हैं, है ना, वो निकलते हैं हाइड्रा में। हमने पढ़ा ऊपर हाइड्रा। तो मुकुलन विधि द्वारा जो अलैंगिक जनन है वो ईस्ट में भी होता है ना। हाइड्रा तो ऑप्शन में है नहीं, हाइड्रा के स्थान पे क्या है? तो हाइड्रा के स्थान पर है ईस्ट। तो किसमें मिलेगा? ईस्ट में होता है। फिर देखिए, जनकों में से संतति में संप्रेषित होने वाला लक्षण किसमें विद्यमान रहता है? जनक से जो संतति में लक्षण जाता है, जैसे मैं हूं, मेरा जो बच्चा पैदा होगा छोटा सा, उसको मेरे लक्षण कैसे मिले हैं? मेरे लक्षण किसमें विद्यमान थे? हैं? किसी ऐसा तो कुछ था नहीं कि उसमें विद्यमान हो के वो निकल गए लक्षण, उसके में पहुंच गए। किसमें विद्यमान थे वो? बताओ। ऑप्शन है आपके पास, कोशिका द्रव्य, राइबोसोम, जीन, गाल्जी काय। तो जो मेरे अनुवांशिक लक्षण है वो किसमें विद्यमान थे? जीन में। जीन की खोज किसने की थी? जोहानसन ने। जीन कहां पर पाए जाते हैं? डीएनए का एक छोटा सा खंड होता है जिसको जीन कहते हैं, याद रखना। ये कहां पर पाया जाता है? तो ये कोशिका में, कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। एक एक पॉइंट याद होने चाहिए। और जो बायोलॉजी में एक भी नंबर कटवा के आए तो याद रखना तुम्हारे सारे बाल काट देंगे, बिल्कुल चूं-चां लगने लगोगे। ठीक है ना। एक भी नंबर कट करके आए तो फिर नीचे कमेंट करके बताए भैया नंबर कट गए मेरे, तुमको ही काट देंगे, याद रखना। पराग कोश में होता है। पराग कोश, देखो नाम अच्छा है, पराग कोश। कोश मतलब एक रहने का स्थान, डब्बा, है ना। जैसे रेल का कोश होता है, डिब्बा, रेल डिब्बा, है ना। तो इस तरह पराग का कोश। तो पराग कोश के अंदर क्या रहेगा?
क्या रहेगा है? पराग कोष के अंदर ऐसा तो नहीं कि तुम बैठे हो जाके वहां पे, कि पराग कोष के अंदर सलमान खान और कैटरीना कैफ दोनों मिलके बैठे हो, हैं कुछ प्लानिंग कर रहे हो, ऐसा भी है क्या? पराग कोष के अंदर क्या मिलेगा? देखो ऑप्शन है वाहिदल, अबे वाहिदल तो बाहर रहता है भैया, फिर अंडाशय, बीजांड, परागकण। तो पराग कोष के अंदर क्या मिलता है? पराग कोष के अंदर मिलेगा आपको पराग कण। क्या मिलेगा? पराग कण। स्ट्रक्चर देख लो, मुंह लटका के ना बैठना। वो बता दिया एक भाग पुष्प का, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं जायांग, गाइनोसियम। एक पुष्प का ये कौन सा भाग होता है? तो पुष्प का मादा जनन भाग होता है। ये देखो इसमें दो होता है, इसको बोलते हैं फिलामेंट पुतंतु और इसको बोलते हैं पुंकेसर। पुंकेसर को हिंदी में ही बोलते हैं पराग कोष। और इसी पराग कोष, जब पराग कोष फटता है तो इसी से क्या निकलते हैं? तो इसी से परागकण निकलते हैं। क्या निकलते हैं? तो इसी से परागकण निकलते हैं। तो परागकोष के अंदर क्या होता है? परागकण होते हैं। और यही परागकण जब मादा के वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंच जाते हैं तो उस घटना को बोलते हैं अपन लोग परागण। उस घटना को बोलते हैं पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। एक होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। जो खुद परागण होए जा रहा है, खुद से वही पौधा है, उसी के परागकण उसी के बीजांड में जा रहे हैं, उसी फूल के, उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के बीजांड में जा रहे हैं, स्वपरागण। और अगर दूसरे पुष्प के परागकण उड़ के आ रहे हैं, उसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र में जा रहे हैं, दैट्स कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण। और पर परागण के लिए हमें एजेंटों की आवश्यकता होती है। वहां से परागकण कोई लेके ना आएगा इधर, ऐसे तो चला नहीं आएगा। तो लेके आने के लिए एजेंट चाहिए। वो जल से भी आ सकता है, वो कीट पतंग से भी आ सकता है, वो मनुष्यों के द्वारा, वो हाथी के सूंड के द्वारा, किसी के द्वारा भी वो आ सकता है ना। अब ऐसा मत बोल देना कि बिल्ली के द्वारा भी आ सकता है। क्योंकि तुम लोगों को बोलने में वो मजा आता है, कुछ भी बोल डालो। चलो फिर है एड्स का कारण है। एड्स, एड्स का क्या कारण है? AIDS। एड्स सबसे पहले समझते हैं कि एड्स होता क्या है। प्लीज 1 मिनट वेट, हटा दो इसको। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं एड्स। एड्स का फुल फॉर्म सबसे पहले देख लेते, होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये होता है एड्स। एड्स एक प्रकार की एसटीडी है। क्या है वो एसटीडी? एसटीडी बोले तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जैसे एड्स हो गया, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, लैंगिक मस्से हो गया और हेपेटाइटिस बी हो गया। ये जो बीमारियां हैं ये एसटीडी हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, अनसेफ तरीके से सेक्स करते हैं तो उन्हीं से ये बीमारियां फैल जाती हैं। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो, देखो इम्यूनो वर्ड आ रहा है, इम्यूनो से आप समझ सकते हैं ये क्या इफेक्ट करता है। वो करता है इम्यून सिस्टम। क्या करता है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? क्या करता है? इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है। अब देखो एड्स का कारक पूछ रहा है क्या है, तो एड्स होता है वायरस के द्वारा। कौन सा वायरस है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस वायरस के द्वारा होता है, तो वो होता है HIV, जिसको बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो वायरस। लिख लेना, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये ब्लड में जाकर के कौन सी सेल्स को प्रभावित करता है? तो ये हेल्पर टी सेल को प्रभावित करता है। कौन सी सेल्स को? हेल्पर टी सेल्स को प्रभावित करता है। इससे इम्यून सिस्टम डिक्रीज हो जाता है और उसको खांसी, सर्दी, जुखाम, बुखार यही सब आता है, कभी ठीक ही नहीं होता है, फिर वो मर जाता है। और एड्स का अभी तक
बिल्कुल सही तरीके से, है ना, बिल्कुल परफेक्ट इलाज अभी तक नहीं मिला है। और 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया जाता है। कब? तो 1 दिसंबर को। तो आप इसमें से यदि कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसको मैं मिटा के फिर मैं आगे पढ़ाता हूं। लिख लिए? चलिए। तो चलिए, सबसे पहले मार्कर में इंक डाल लेते हैं, फिर इसके बाद अपने कार्य को प्रारंभ करते हैं, पढ़ाना जारी करते हैं। आप सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल भी दिया करिए, थोड़ा सा अपनी टोंट को खोल भी दिया करिए, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन है, पुष्प के कितने भाग होते हैं? पुष्प के, फ्लावर के कितने भाग होते हैं? तो आज बता रहा हूं और जीवन भर याद रखना। पुष्प यदि नाम आए तो सबसे पहले आप नाम पढ़ना शुरू कर देना। फर्स्ट दलपुंज, सेकंड वाह्य दलपुंज, एंड थर्ड पुंकेसर, एंड फोर्थ स्त्री केसर या फिर जायांग। जायांग मत बोलो, स्त्री केसर बोलो। सेपल, पेटल, एंड्रूसियम और गाइनोसियम। तो पुष्प के कितने भाग हुए? पुष्प के 4 भाग। डन, याद रहेगा। फिर एक क्वेश्चन, खंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? तो याद रखना, जो स्पाइरोगाइरा होता है। कौन? स्पाइरोगाइरा। तो स्पाइरोगाइरा में जो है जनन होता है वो खंडन विधि के द्वारा होता है। और स्पाइरोगाइरा में कौन सा जनन? अलैंगिक जनन। क्वेश्चन है, डीएनए पाया जाता है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। अभी मैंने इसके पहले आपको बताया, एक कोशिका बनी थी, उसके अंदर केंद्रक बना था, उसके अंदर क्रोमैटिन धागे बने थे। वही क्रोमैटिन धागे क्रोमैटिड बनाते हैं, आगे जाकर के वो क्रोमोसोम बनाते हैं, और वही क्रोमोसोम डीएनए का निर्माण करते हैं। तो वो सब चीजें कहां पर पाई गई थी भैया, बताओ? कोशिका द्रव्य में पाई गई थी ना, है ना? सही है ना? अगर हाँ बोल दिए तो सच में तुमको पीट दूंगा मैं। कहाँ पाई जाइए? तो वो पाया गया है केंद्रक में। तुमको ऑप्शन देखना ही नहीं है। मैं सच बताऊं, अगर तुम 1 शॉट वीडियो एक बार देख लिए ना, तो बस तुम देखो क्यों डीएनए कहाँ पाया जाता है। अबे केंद्रक देख, केंद्रक कहाँ है? केंद्रक ढूंढ, केंद्रक, इसमें टिक मार दो तुरंत, ऐसे मारोगे तुम, है ना? इसलिए कहता हूं कम समय बचा, 1 शॉट जाकर के देख लो। फुल वीडियो नहीं देख पा रहे हो, कोई बात नहीं, डोंट वरी, 1 शॉट देख लो। क्वेश्चन है, मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? गजब का क्वेश्चन पूछ लिया। मानव मादा में निषेचन कहाँ पर होता है? तो अंडाणु और शुक्राणु जो होते हैं, ये देखिए शुक्राणु है, ये है अंडाणु। ये अंडाणु और शुक्राणु कहाँ पर मिलते हैं? योनि में, गर्भाशय ग्रीवा में, गर्भाशय में, या फिर फैलोपियन ट्यूब में। एक ऑप्शन और ले लो, अंडाशय में। कहाँ पर निषेचन की क्रिया होती है? तो अधिकतर लोगों का जवाब होगा गर्भाशय में। लेकिन याद रखना, गर्भाशय में नहीं होता है, वो होता है फैलोपियन नलिका में, फैलोपियन ट्यूब में। और कभी कभी जब फैलोपियन ट्यूब ना दिया रहे तो इसी फैलोपियन ट्यूब को बोलते हैं अंडवाहिनी। क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी। तो आप अंडवाहिनी को क्लिक कर दीजिएगा। यदि पूछा जाए कि मानव मादा का जनन हार्मोन्स कौन सा है, तो आप बताएंगे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजेन। और अगर पूछा जाए नर का जनन हार्मोन्स कौन सा होता है, नर जनन हार्मोन्स, तो वो होता है टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजेन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रो, आधा सा लग रहा है दोनों में, टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजेन।
याद रखियो। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन टेस्टोस्टेरोन का कार्य नहीं करता है। तो देखो, टेस्टोस्टेरोन का कार्य होता है कि लड़कों में यौवना अवस्था को प्रारंभ करना, है ना, यौवना अवस्था जिसको हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी, यौवना अवस्था को प्रारंभ कर देना। एक सेकेंड, डन। यौवना अवस्था यानी कि प्यूबर्टी को प्रारंभ करता है कौन? टेस्टोस्टेरोन। और क्या करता है? और आपके शुक्राणुओं के उत्पादन में नियंत्रण करता है। शुक्राणुओं के उत्पादन में नियंत्रण कौन करता है? तो वो करता है टेस्टोस्टेरोन। और शरीर, हड्डी और पेशी का विकास भी करता है। ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं दिया नहीं रहता। हड्डी और पेशी का विकास भी करता है कौन? टेस्टोस्टेरोन। इसके बाद क्या है? इसके बाद ऑप्शन है शरीर वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन नहीं करता, इसका काम ही नहीं है। अगर पूछा जाए महिला नसबंदी, पुरुष नसबंदी, देखो अगर यहाँ का वीडियो है नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र वाला, यदि वीडियो नहीं देखे हो तो बहुत बड़ी गलती कर दिए हो, इसलिए वो वीडियो जा करके देख लेना, बहुत अच्छे से समझाया हूं। अब ये लास्ट वाला पॉइंट है, याद रखना। यदि पूछा जाए कि महिला नसबंदी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए और पुरुष नसबंदी, देखो महिला नसबंदी को बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी और पुरुष नसबंदी को बोलते हैं वैसेक्टॉमी। देखो महिला के अंदर होता है फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया जाता है तो वो कहलाता है ट्यूबेक्टॉमी। और पुरुष के अंदर होता है जो शुक्राणुओं को ले जाने वाली वाहिका होती है, उसको बोलते हैं वास डिफरेंस, शुक्रवाहिका। उसी को काट के बांध दोगे तो शुक्राणु कहां से जाएगा? और फैलोपियन ट्यूब को बांध दोगे तो निषेचन कहां पे होगा? अंडाशय आएगा, अंडाणु निकलेगा, सॉरी अंडाणु, अंडाशय कहां से चल के चलाएगा? अंडाणु चलता हुआ आएगा, है ना, कुरकुरे खाते हुए अंडाणु चला आ रहा है, आगे गए, दरवाजा बंद है। जब दरवाजा बंद है तो कहां से निषेचन होगा? तो इसलिए पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी में क्या होता है, सेक्सुअल एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन उनके सीमेन में, उनके वीर्य में, पुरुष के वीर्य में शुक्राणु नहीं होते हैं, और महिला के फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु नहीं होता है। जब अंडाणु होगा नहीं तो आप कुछ भी करो, कितना भी करो, बच्चा पैदा होगा ही नहीं। तो ये पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी क्या होती है? ये होती है आपकी परिवार नियोजन की स्थायी विधियां, परमानेंट मेथड। और टेम्परेरी मेथड क्या होते हैं? उसमें जैसे आत्मसंयम हो गया, आपका बैरियर मेथड हो गया, और मेडिसिन खा के हो गई, जैसे माला डी सहेली, और आईयूडीज वगैरह हो गई, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, लिपेस लूप, LNG-20, कॉपर टी, कॉपर 7, इनको लगवा लो भाई, बच्चा नहीं पैदा होगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है उल्वभेदन, एमनियोसेंटिसिस। जब पेट में बच्चा होता है, वो बच्चा जब अंदर लेटा रहता है तो वो जिस द्रव्य में तैरता है उस द्रव्य को बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, और उसी एमनियोटिक फ्लूइड में गुणसूत्र रहते हैं। सिरिंज के माध्यम से उन गुणसूत्र को निकालते हैं, लैब में चेक करते हैं और बता देते हैं कि वो जो है लड़का है या फिर लड़की है। इसका गलत उपयोग होने लगा है, लेकिन इस होने लगा था तो इसलिए इसमें कानूनी कार्रवाई लगाई गई। और इसका सही उपयोग के लिए, जैसे बच्चे में कोई अनुवांशिक बीमारी है, कोई सिंड्रोम है ना, बच्चा अपंग पैदा हो रहा है, हीमोफीलिया है उसको, तो उन सभी चीजों के बारे में पता लगाया जा सकता है। लेकिन एमनियोसेंटिसिस से यदि बच्चे को पीलिया रोग है, जॉइंडिस है, तो पता नहीं लगाया जा सकता। क्वेश्चन बना था एक बार कि उल्वभेदन की क्रिया से कौन से रोग का पता नहीं लगाया जा सकता। कई सिंड्रोम दिए थे, टर्नर सिंड्रोम, है ना, ये सिंड्रोम, फिर दिया था पीलिया, तो पीलिया का पता नहीं लगाया जा सकता। क्लास यहीं तक, अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, मुझे उम्मीद है
आप लोगों की बोर्ड की परीक्षा अच्छी चल रही होगी, अच्छे से पढ़ते रहना, क्योंकि हमें बदला नहीं, बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।